हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मानव नेत्र का अध्ययन किया था और इसमें हमने बोला था, इसको हम देख लेते हैं एक बार संक्षिप्त रूप में। मानव नेत्र के बारे में हमने बोला था कि इसमें सबसे पहले एक उभरा हुआ उत्तल पृष्ठ होता है और ये जो उत्तल पृष्ठ है ये आपतित प्रकाश का अपवर्तन कर देता है और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। और यह है नेत्र के प्रत्यारोपण के समय इस भाग का ही प्रत्यारोपण किया जाता है और इसके पीछे दो अपारदर्शी पर्दे लगे हुए होते हैं जिन्हें हम लोग परितारिका या आइरिस कहते हैं। इनके बीच में सूक्ष्म छिद्र होता है जिसे हम लोग पुतली कहते हैं। ये जो परितारिकाएं होती हैं कैमरे के डायफ्राम की तरह कार्य करती हैं। अधिक प्रकाश में पुतली के आकार को कम कर देती हैं और कम प्रकाश में पुतली के आकार को अधिक कर देती हैं। ठीक है। अब इसके बाद में इनके पीछे, इन परितारिकाओं के पीछे एक उत्तल लेंस लगा हुआ होता है, लचीला पारदर्शी उत्तल लेंस लगा हुआ होता है। इन परितारिकाओं के पीछे एक लचीला पारदर्शी उत्तल लेंस लगा होता है जिसके दोनों सिरों की वक्रता त्रिज्याएं भिन्न भिन्न होती है, जिसके दोनों सिरों की वक्रता त्रिज्याएं भिन्न भिन्न होती है। ठीक है। तो उसके बाद में अगर हम देखें, ये जो लेंस होता है इसे नेत्र लेंस या अभिनेत्रिका कहते हैं और ये जो नेत्र लेंस है ये दो पक्षमापी कोशिकाओं के द्वारा व्यवस्थित रहता है। ठीक है। और ये जो पक्षमापी कोशिकाएं होती हैं ये वस्तु की दूरी में परिवर्तन के साथ नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर सकती हैं। ये पक्षमापी कोशिकाएं नेत्र लेंस वस्तु की दूरी में परिवर्तन के साथ नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर सकती हैं। ठीक है। और ये पक्षमापी कोशिकाएं जो है ये आगे एक वक्रित पर्दे से जुड़ी हुई होती हैं, ये आगे एक वक्रित पर्दे से जुड़ी होती हैं, ये वक्रित पर्दे से जुड़ी हैं। ठीक है। और ये जो वक्रित पर्दा होता है इसे रेटिना कहते हैं और इस रेटिना पे किसी वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और ये जो प्रतिबिंब है ये इस रेटिना से जुड़ी हुई द्रव कोशिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक संसाधित हो जाता है। ठीक है। और इस नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में एक द्रव भरा जाता है। तो ये देखिए, हम लोग यहाँ से देखिए रेटिना और नेत्र लेंस के बीच में हमने एक द्रव भर दिया। इस द्रव को काचाप द्रव कहते हैं और ऐसे ही इस कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में भी एक द्रव भरा जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग नेत्रोद कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं। तो ये जो द्रव है काचाप द्रव जिसे आप बोल रहे हो ये नेत्र को संपीड़ित होने से बचाता है। ठीक है। और ये जो नेत्रोद होता है ये नेत्र की जो ह्यूमिडिटी होती है उसके लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है ना, नेत्र की नमी के लिए उत्तरदायी होता है। इस पूरे नेत्र पे एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक सफेद परत लगी हुई होती है। पूरे नेत्र पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक सफेद परत लगी हुई होती है और इस सफेद परत को हम लोग क्या बोल देते हैं, इस सफेद परत को हम लोग श्वेत पटल कहते हैं। और ये जो श्वेत पटल है ये नेत्र की सुरक्षा के लिए होता है। ठीक है। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि नेत्र के प्रत्यारोपण के समय केवल जो कॉर्निया होता है उसी का प्रत्यारोपण किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है, बाकी किसी अंग का प्रत्यारोपण नहीं होता। ठीक है ना, समझ गए आप मेरी बात को। अब नेत्र के बारे में आपने देख लिया। यहाँ पे ये जो द्रव कोशिकाएं होती हैं इनके किनारे पर दो बिंदु होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं, नहीं सॉरी अंध बिंदु कहते हैं। यहाँ पे अगर कोई प्रकाश की किरण फोकसित होगी तो उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। यहाँ पे दो बिंदु होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। मतलब यहाँ पे अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो वो पीला दिखाई देगा। उसके बाद में आपने बोल दिया कि ये जो पक्षमापी कोशिकाएं होती हैं क्या करती हैं, वस्तु की दूरी में परिवर्तन के साथ साथ नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करती हैं। इसके आधार पे एक नया बिंदु बना था जिसके बारे में आपने अध्ययन किया था, कुछ बिंदुओं के बारे में आपने देखा था। इसमें नेत्र की समंजन क्षमता, अकोमोडेशन पावर, नेत्र की समंजन क्षमता। ठीक है। देखिए क्या होती है समंजन क्षमता। आपने बोला, हमने अभी देखिए कहा था कि जो मानव नेत्र होता है इसके मानव नेत्र में जो लेंस लगा हुआ होता है, नेत्र लेंस जिसे आप बोल रहे हैं, उस नेत्र लेंस के दोनों सिरों की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्याएं भिन्न भिन्न होती है। ठीक है। इसके साथ में हमने ये भी कहा था कि वस्तु की दूरी में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे पक्षमापी कोशिकाएं हमारे नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करती हैं और वस्तु की दूरी में परिवर्तन के साथ
नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन की जो क्षमता होती है उसे हम नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन नेत्र लेंस को एक सीमा तक ही समंजित कर सकते हैं, उसके बाद में तो इसमें बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। और ये वस्तु हमें यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है, आप इसे पास लाते जाइए, आपको अभी भी दिख रही है, लेकिन एक सीमा के बाद में, एक लिमिट के बाद में आपको स्पष्ट दिखनी बंद हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें बोल सकते हैं कि एक लिमिट तक, जैसे यहाँ तक तो आप इसको स्पष्ट देख पा रहे हो, ठीक है ना, लेकिन इसको जब आप इससे और पास लेके आओगे तो हम स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात को? मतलब नेत्र को एक निश्चित सीमा तक ही समंजित कर सकते हैं, उसके बाद में हम इसे समंजित नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपने ये भी बोला था कि मानव नेत्र के लिए जो न्यूनतम दूरी है जहां तक नेत्र लेंस को समंजित किया जा सकता है वो 25 सेंटीमीटर की होती है। मतलब अगर कोई वस्तु नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है वहां तक तो वो स्पष्ट दिखाई देगी हमें, ठीक है ना। अगर 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर है तो वो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी हमें, ठीक है ना। लेकिन 25 सेंटीमीटर पे भी अगर आप किसी वस्तु को रखते हो तो नेत्र लेंस पे बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, बहुत ज्यादा तना हुआ रहता है, कसाव, बहुत ज्यादा कसाव में रहता है वो नेत्र लेंस जो होता है, ठीक है। इसलिए 25 सेंटीमीटर से ज्यादा ही रखना चाहिए सामान्यतः। लेकिन फिर भी एक न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर की, अगर इससे कम दूरी पर कोई वस्तु रखी जाएगी तो वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा, ठीक है ना। इस दूरी को हम लोग स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। इसे हम लोग स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं, न्यूनतम या अल्पतम दूरी कहते हैं, ठीक है। तो स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होती है? वह न्यूनतम दूरी जिससे कम दूरी पर रखी किसी वस्तु का मानव नेत्र से स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता, वो क्या कहलाती है? स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहलाती है। और इस दूरी पर स्थित कोई जो बिंदु होता है उस बिंदु को हम लोग निकट बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को हम लोग निकट बिंदु कहते हैं, और निकट बिंदु जो होता है इसे कैपिटल डी से दर्शाते हैं, ठीक है ना। और इसकी एक स्वस्थ नेत्र से जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। इसी प्रकार से एक अधिकतम दूरी होती है, और वह अधिकतम दूरी जिससे अधिक दूरी पर रखी किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता, या मानव नेत्र से किसी वस्तु की वह अधिकतम दूरी जहां तक वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है, वो क्या कहलाती है? स्पष्ट दर्शन की उच्चतम दूरी कहलाती है, ठीक है ना। स्पष्ट दर्शन की महत्तम दूरी कहलाती है, ठीक है, महत्तम दूरी कहलाती है। और इस दूरी पर स्थित कोई बिंदु जो होता है उसे दूर बिंदु कहते हैं, और ये जो दूर बिंदु होता है फार पॉइंट, इसे कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। और इसकी जो दूरी होती है मानव नेत्र से स्वस्थ नेत्र से वो अनंत होती है, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को? इसकी स्वस्थ नेत्र से जो दूरी होती है वो क्या होती है? अनंत होती है। समझ गए आप मेरी बात को? ये था हमारे पास में इन दूरियों के बारे में। और ये जो निकट बिंदु है कैपिटल डी जो कि 25 सेंटीमीटर पे है, और फार बिंदु दूर बिंदु है जो कि कैपिटल एफ अनंत दूरी पर है, इनके बीच की जो दूरी होती है उसे दृष्टि प्रसार कहते हैं, ठीक है। दृष्टि परास दूरी, दृष्टि परास हम कहते हैं इसको, ठीक है। इसे हम दृष्टि परास कहते हैं। ये दृष्टि परास कहाँ से आता होती है? 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक होती है। मतलब 25 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तु दिखाई नहीं देगी और अनंत से ज्यादा दूरी की वस्तु दिखाई नहीं देगी, ठीक है। अब हम देखते हैं नेत्र दोष के बारे में। देखिए, नेत्र दोष या दृष्टि दोष के बारे में हम देखें और उनके निवारण के बारे में देखें। नेत्र दोष क्या है? ठीक है ना, नेत्र दोष। और इसमें 4 प्रकार के नेत्र दोष होते हैं। सबसे पहला तो जैसे है निकट दृष्टि दोष, ठीक है, ये हो गया निकट दृष्टि दोष। ये जो निकट दृष्टि दोष है ये, इसके बारे में अगर हम देखें, देखिए क्या होता है, किस प्रकार से होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए हम नेत्र दृष्टि दोष है ना, नेत्र जो दोष है उसके बारे में हम पढ़ें। इसमें से पहला हमारे पास में क्या है? निकट दृष्टि दोष, है ना। नाम से उल्टा काम करना है। नाम में देखिए क्या आ रहा है? निकट दृष्टि दोष आ रहा है ना। इसका मतलब इस दोष से पीड़ित किसी व्यक्ति को दूर स्थित वस्तुएं जो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी, ठीक है ना। इस दोष में नाम में देखिए क्या आ रहा है? निकट आ रहा है। इसका मतलब उल्टा कर दो, अब इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी, ठीक है ना। इस दोष से पीड़ित किसी व्यक्ति को दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। समझ गए आप मेरी बात को? ठीक है। तो इसका कारण देखिए हमारे पास में क्या होता है और किस प्रकार से क्या होगा। देखिए जैसे ये हमारे पास में कॉर्निया हो गया,
और ये पीछे जैसे हमारे पास हो गया रेटिना, यहाँ पे हमने ले लिया मानव नेत्र, ठीक है। अब इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए क्या होता है, जैसे ये हमारे पास में प्रकाश की किरणें आ रही हैं, यहाँ पे कॉर्निया में आपतित हो रही हैं, जिनका क्या हो गया हमारे पास में, जिनका हमारे पास में यहाँ से अपवर्तन हो गया, ठीक है। और अपवर्तन के बाद में ये जो किरणें हैं ये रेटिना से पहले ही किसी बिंदु पर फोकसित हो जाती है, ठीक है। रेटिना से पहले ही किसी बिंदु पर फोकसित हो जाती है। मतलब इस दोष से पीड़ित किसी व्यक्ति के लिए जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब वो रेटिना से पहले ही बन जाता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है, ठीक है ना। तो इस दोष के निवारण के लिए आप क्या करोगे, देखो आपने ये बोला कि इस दोष से पीड़ित किसी व्यक्ति को जो दूर स्थित वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती। निकट दृष्टि दोष में आपने क्या बोला, दूर स्थित वस्तुएं जो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती। उसका कारण देखिए क्या है कि इस दोष के अंदर जो, इस दोष में क्या होता है, इस दोष में ये जो किरणें होती है किसी प्रकाश का जो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले ही किसी बिंदु पर फोकसित हो जाता है, ठीक है ना। रेटिना से पहले ही किसी बिंदु पर फोकसित हो जाता है, ठीक है। अब इस दोष का निवारण करना है आपको। रेटिना से पहले प्रकाश बन गया, यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया, तो आपको कुछ इस प्रकार का काम करना पड़ेगा कि इस प्रकाश को आप फैला सको। और इस प्रकाश को कम से कम आपको इतना फैलाना है कि ये जो प्रतिबिंब कहाँ पे बने, रेटिना पर बन जाए, ठीक है ना। फैलाना है प्रकाश को। प्रकाश को फैलाने के लिए हम कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसके निवारण के लिए हम एक उचित क्षमता के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कॉर्निया, ये हो गया हमारे पास में रेटिना, और ये हो गया हमारे पास में नेत्र लेंस, यहाँ हमारे पास में है अब यहाँ पे देखिए आपने प्रकाश की किरणें आपतित कर दी, इसने इस अवतल लेंस में आपतित हो गई है। अब देखिए यहाँ से इसका अपवर्तन होगा कुछ इस प्रकार से। अब देखिए ये जो अंतिम प्रतिबिंब है इसका कहाँ पर फोकसित हो गया, रेटिना पर फोकसित हो गया। समझ गए आप मेरी बात को। तो इसके बारे में आपने देख लिया, मतलब आपने बोला निकट दृष्टि दोष में हमने बोला कि इस दोष से पीड़ित किसी व्यक्ति को, इस दोष से पीड़ित किसी व्यक्ति को दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष से पीड़ित किसी व्यक्ति को दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। और इस दोष में क्या होता है, इस दोष में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है रेटिना से पहले ही किसी बिंदु पर फोकसित हो जाता है, ठीक है ना। इस दोष के निवारण के लिए उचित क्षमता के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये जो अवतल लेंस है इसकी जो फोकस दूरी है वो किसमें होती है, प्लस में होती है माइनस में होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में, ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। तो फोकस दूरी ऋणात्मक होने के कारण से अवतल लेंस की जो क्षमता है पावर वो भी नेगेटिव होगी, है ना। इसलिए जो डॉक्टर आपको माइनस वाला चश्मा देता है, माइनस वाले चश्मे का मतलब क्या है, उसमें कौन सा लेंस लगा हुआ है, अवतल लेंस लगा हुआ है। और अवतल लेंस लगा हुआ है मतलब वो जो व्यक्ति वो कौन से दोष से पीड़ित है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, और उसको दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तु, किसी व्यक्ति को दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, अगर किसी व्यक्ति को दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तो इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति अवतल लेंस का प्रयोग करता है और उसकी क्षमता नेगेटिव होती है। मतलब अगर दूर की वस्तुएं आपको साफ नहीं दिखती ना, दूर की नजर कमजोर होती है, तो ऋणात्मक क्षमता का लेंस आपको दिया जाता है, नेगेटिव पावर वाला लेंस आपको दिया जाता है, ठीक है ना। माइनस में चश्मा अगर आपको मिल रहा है, इसका मतलब आपको दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ठीक है। इसके बाद में आता है दूरदृष्टि दोष। देखो इसी के आधार पे है, इसी के आधार पे हम देखें, जैसे दूरदृष्टि दोष, ठीक है। इसी के आधार पे हम देखें दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष के बारे में देखिए, इसमें क्या होता है, नाम से उल्टा कर दो, दूर का उल्टा कर दीजिए निकट। तो इस दोष से पीड़ित किसी व्यक्ति को निकट स्थित वस्तुएं जो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती। देखो इसमें दोनों दोषों की एक अंतर और बताऊंगा, एक बात और बताऊंगा आपको। पहले आप इसके सामान्य रूपों को समझ लीजिए। आपने बोला कि इस दोष के अंदर क्या होता है, दूरदृष्टि दोष नाम है ना, लेकिन नाम से उल्टा काम हमने किया है। इस दोष से पीड़ित किसी व्यक्ति को निकट स्थित जो वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ठीक है। इस दोष से पीड़ित किसी व्यक्ति को निकट स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, पास की वस्तुएं नहीं दिखती स्पष्ट, ठीक है ना। समझ गए आप मेरी बात को। तो ऐसा क्यों होता है, इस दोष के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे फोकसित होता है। देखो जैसे ये हमारे पास में हो गया कॉर्निया, और इसके पीछे हो गया हमारे पास में रेटिना, और ये हो गया हमारे पास में मानव नेत्र, ये नेत्र लेंस, सॉरी,
और ये प्रकाश की किरण आपतित हो रही है यहाँ पे, और इस प्रकार से देखिए इसका प्रतिबिंब जो है वो इस प्रकार से यहाँ पे फोकसित होगा। अब इस लेंस से इसका फिर से अपवर्तन होगा, और जो अंतिम प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे किसी बिंदु पर फोकसित हो रहा है, ठीक है ना। रेटिना के पीछे बनता है, और हमें इसके निदान के लिए, इसके निवारण के लिए क्या करना पड़ेगा, इस प्रकाश को इतना संकेंद्रित करना पड़ेगा, इतना संकुचित करना पड़ेगा, इस प्रकाश को इतना संपीड़ित करना पड़ेगा, ये जो प्रकाश है सिकोड़ना पड़ेगा कि ये प्रकाश यहीं तक आए, आगे ना जाए। और प्रकाश को संकुचित करने के लिए, एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसके निवारण के लिए हम लोग एक उचित क्षमता के एक उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ये हो गया हमारे पास में उत्तल लेंस, और यहाँ हमने एक और उत्तल लेंस लगा दिया जो आप चश्मा लगाते हैं। ये देखिए इसमें प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं जिनका यहाँ से अपवर्तन हो गया, और इस कॉर्निया से इसका फिर से अपवर्तन हो जाएगा, और अंतिम जो प्रतिबिंब बन रहा है हमारे पास में वो क्या बन गया, कहाँ बन गया हमारे पास में, रेटिना पर बन गया, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को। तो आगे अगर हम देखें, मतलब इस दोष के निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, उचित क्षमता के एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इस दोष के निवारण के लिए हम लोग एक उचित क्षमता के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसमें होती है, प्लस में, पॉजिटिव होती है, इसलिए उत्तल लेंस की जो पावर होती है वो पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। मतलब जो प्लस वाला चश्मा आपको देता है डॉक्टर, प्लस की क्षमता, प्लस की पावर वाला जो चश्मा आपको डॉक्टर देता है, प्लस में नंबर होता है इसका, ठीक है। वो लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस वाला होता है, और वो व्यक्ति कौन से दोष से पीड़ित होता है, दूरदृष्टि दोष से, और उस वस्तु को, उस व्यक्ति को कौन सी वस्तु नहीं दिखाई देती, पास में नहीं दिखाई देती। मतलब अगर आपको पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है तो इसका मतलब आप उत्तल लेंस का प्रयोग करते हो, और अगर आपको दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है तो इसका मतलब आप अवतल लेंस का प्रयोग करते हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अब एक निश्चित बिंदु और देखो, आप एक छोटी सी बात और देखिए, इस दोष का नाम था निकट दृष्टि दोष, और इसमें दूर की वस्तु नहीं दिख रही थी, है ना। और इस दोष का नाम है दूर दृष्टि दोष, और इसमें निकट की वस्तु नहीं दिख रही थी। देखो नाम क्यों पड़ा, फिर इसका नाम उल्टे क्यों नाम रखे, तो देखो क्या कारण होता है निकट दृष्टि दोष का कारण। देखो निकट दृष्टि दोष के अंदर क्या होता है, दूर की वस्तु नहीं दिखती। दूर की वस्तु के लिए जिम्मेदार बिंदु कौन सा होता है, दूर बिंदु, है ना। और वो कहाँ होना चाहिए, अनंत पे होना चाहिए। लेकिन इस दोष से पीड़ित किसी व्यक्ति का जो दूर बिंदु होता है, फार पॉइंट जो होता है एफ, ठीक है, इस दोष से पीड़ित किसी व्यक्ति का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पे नहीं होता, अनंत से पहले आ जाता है, मतलब नेत्र के निकट प्रतिस्थापित हो जाता है, नेत्र के पास में आ जाता है, ठीक है ना। इस दोष से, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित किसी व्यक्ति का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पे ना होकर के नेत्र के निकट प्रतिस्थापित हो जाता है, इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहा है। जो दूर बिंदु अनंत पे नहीं है, निकट दृष्टि पे, निकट दृष्टि आ गया, ठीक है ना, निकट आ गया, नेत्र के पास में आ गया, इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। देखो जैसे अनंत पे होना चाहिए था, अगर ये दूर बिंदु अनंत पे होता तो आपको अनंत तक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती। अब ये दूर बिंदु आ गया नेत्र के पास में 200 सेंटीमीटर पे, नेत्र से कितनी दूरी पर, 200 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब नेत्र से 200 सेंटीमीटर की दूरी पर ये आ गया, ठीक है ना। यहाँ तक 200 सेंटीमीटर की दूरी तक की जो वस्तु है वो तो आपको दिखाई दे जाएंगी, लेकिन दूर बिंदु के बाद वाली जो वस्तु है दिखती नहीं है। तो अगर ये दूर बिंदु 200 सेंटीमीटर पे है तो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर कोई दूरी आप वस्तु रखोगे तो आपको दिखाई नहीं देगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को। इसलिए हमें कह सकते हैं कि इस दोष से पीड़ित किसी व्यक्ति का जो दूर बिंदु होता है वो नेत्र के निकट प्रतिस्थापित हो जाता है, जिससे हमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, यानी अनंत दूरी तक की दिखती। अब ये 200 सेंटीमीटर पे प्रतिस्थापित हो गया तो आपको 200 सेंटीमीटर तक की वस्तुएं दिखेंगी, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें देखो दूर दृष्टि दोष है और इसमें निकट की वस्तु नहीं दिखती। निकट की वस्तु के लिए उत्तरदायी बिंदु कौन सा होता है, निकट बिंदु। तो निकट बिंदु जो होता है वो नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, लेकिन ये जो निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ना होकर के नेत्र से दूर चला जाता है ना। भाई आपने बोला 25 सेंटीमीटर की दूरी से अगर कम दूरी पर कोई वस्तु होगी तो उसका स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर अगर कोई वस्तु होगी तो उसका स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा, ये हमने बोला था, ठीक है। अब अगर ये जो निकट बिंदु है ये 60, ये मान लीजिए 100 सेंटीमीटर पर चला गया, ये जो निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर की बजाय कहां चला गया, 100 सेंटीमीटर पर चला गया। तो अब निकट बिंदु से अगर पहले कोई वस्तु रखी जाएगी, निकट बिंदु से कम दूरी पर अगर कोई वस्तु रखी जाएगी तो उसका स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अब आपने बोल दिया निकट बिंदु कहाँ है, 100 सेंटीमीटर पे, तो अगर नेत्र से 100 सेंटीमीटर से कम दूरी पर कोई वस्तु रखोगे तो उसका स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को, ठीक है ना। तो इसलिए 100 सेंटीमीटर तक के 100 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तु तो दिखेंगे नहीं इसमें,
और 100 से ज्यादा वाली दूरी जो वस्तुएं वो दिखेंगी। मतलब इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि इसमें निकट बिंदु जो होता है वो नेत्र से दूर प्रतिस्थापित हो जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है, तो अब तक हमने दो दोषों का अध्ययन किया था, एक तो है निकट दृष्टि दोष और एक है दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में हमने बोला कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर स्थित वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, क्योंकि इस दोष में व्यक्ति का जो दूर बिंदु है वो नेत्र के निकट प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है, और इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले ही किसी बिंदु पर फोकसित हो जाता है, और इस दोष के निवारण के लिए उचित क्षमता के एक अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और इस अवतल लेंस की जो पावर होती है ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। इस कारण से ऋणात्मक क्षमता वाला जो लेंस आपको दिया गया है, मतलब उसमें अवतल लेंस और व्यक्ति कौन से दोष से पीड़ित है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। ठीक है, अगर आप दूर दृष्टि दोष की देखें तो इसमें आपने कहा था कि इस दोष से पीड़ित किसी व्यक्ति को निकट स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, क्योंकि इसमें व्यक्ति का जो निकट बिंदु होता है वो नेत्र से दूर प्रतिस्थापित हो जाता है। और इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे किसी बिंदु पर फोकसित होता है, और इस दोष के निवारण के लिए हम लोग उचित क्षमता के एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और उत्तल लेंस की जो दूर पावर होती है वो धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, उत्तल लेंस की जो पावर है वो पॉजिटिव होती है। तो इसमें हमने क्या बोला कि प्लस वाला चश्मा अगर आपको दिया जाएगा तो उसमें कौन सा लेंस लगा हुआ होगा? उसमें उत्तल लेंस लगा हुआ होगा। और आप व्यक्ति कौन से दोष से पीड़ित होगा? दूर दृष्टि दोष। मतलब प्लस में चश्मा है, मतलब व्यक्ति को निकट का नहीं दिखाई देता। अब आगे देखिए, अब देखिए इसके आगे देखने का प्रयास करें हम लोग। देखिए 4 दूर दृष्टि दोषों के बारे में हमने बोला था। अब आता है अबिंदुकता या फिर दृष्टि वैषम्य। ठीक है ना, अबिंदुकता या फिर दृष्टि वैषम्य। ठीक है, अबिंदुकता या फिर दृष्टि वैषम्य। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, ये जो दोष होता है इसमें क्या होता है? देखो, अबिंदुकता दोष मतलब किसी निश्चित बिंदु पे जो प्रकाश जो किरणें हैं वो फोकसित नहीं हो पाती, किसी निश्चित बिंदु पर प्रतिबिंब फोकसित नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब इसमें होता क्या है, इस दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होता है, देखिए इस दोष से जो पीड़ित व्यक्ति है वो ऊर्ध्वाधर यानी कि खड़ी हुई और क्षैतिज यानी कि पृथ्वी के समांतर जो वस्तुएं होती हैं उनमें अंतर नहीं कर पाता। ठीक है ना, इस दोष से पीड़ित कोई व्यक्ति ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। इस दोष से पीड़ित कोई व्यक्ति ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। और ये जो दोष है ये होता क्यों है? ये दोष कॉर्निया के आकार में अनियमितता के कारण से होता है। ठीक है ना, ये जो दोष है ये कॉर्निया के आकार में अनियमितता के कारण से होता है। देखो सामान्यतः कॉर्निया ऐसा होना चाहिए, लेकिन इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कॉर्निया अनियमित आकार का हो जाएगा। ठीक है ना, इस कारण से जो प्रतिबिंब होता है वो एक निश्चित बिंदु पर फोकसित नहीं हो पाता, और निश्चित बिंदु पर प्रतिबिंब फोकसित नहीं होने के कारण से ये दोष उत्पन्न होता है। ठीक है ना, और इस दोष से पीड़ित व्यक्ति ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। ठीक है, इस दोष के निवारण के लिए उचित क्षमता के एक बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। उचित क्षमता के एक बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। और ये जो दोष है ये निकट दृष्टि दोष या फिर दूर दृष्टि दोष के साथ में हो सकता है। ठीक है, और अंतिम हो गया हमारे पास में जरा दृष्टि दोष। इस दोष से पीड़ित जो होता है व्यक्ति उसको जरा भी दिखाई नहीं देता। ठीक है, जरा दृष्टि दोष हो गया। देखो इस दोष में होता क्या है, उम्र बढ़ने के साथ साथ में होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे नेत्र लेंस की जो चिलापन है वो घट जाता है, पारदर्शिता घट जाती है, उस पर सफेद परत जमने लग जाती है, पक्षमापी कोशिकाएं जो होती है वो भी उतनी प्रभावकारी नहीं रह जाती, इसलिए समस्या उत्पन्न होती है। इसमें क्या होता है, उम्र बढ़ने के कारण से दोष उत्पन्न होता है, स्पष्ट नहीं दिखेगा, फिर आपको धुंधला 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 दिखने लग जाएगा, ना तो पास का दिखेगा ना दूर का दिखेगा। ठीक है, जैसे उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे एक 10 साल तक का बच्चा होता है उसके लिए जो निकट बिंदु है जो 25 सेंटीमीटर पे होना चाहिए वो 7 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। इसलिए 10 साल तक का एक बच्चा किसी वस्तु को आंख के एकदम पास में रख के उसको देखता है। ठीक है ना, और उसको वो दिखाई भी देती है। ठीक है, जबकि उम्र बढ़ेगी तो इसी बच्चे के लिए जो निकट बिंदु है 7 सेंटीमीटर की बजाय 200 सेंटीमीटर की दूरी पर चला जाएगा, मतलब 200 सेंटीमीटर की दूरी पर चला गया। अब 200 सेंटीमीटर से कम दूरी पर अगर कोई वस्तु है वो तो दिखाई नहीं देगी, ज्यादा वाली दिखाई देगी। तो अगर किसी व्यक्ति ने उस बच्चे को अगर पहले अखबार पढ़ना पड़ रहा था, उस अखबार को 7 सेंटीमीटर की दूरी से पढ़ सकता था,
ठीक है। अब उसी अखबार को 200 सेंटीमीटर की दूरी से पढ़ेगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, मतलब उस अखबार को उसे पढ़ने के लिए न्यूनतम आंखों से कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा, 200 सेंटीमीटर दूरी पर रखना पड़ेगा। तो अब इस 200 सेंटीमीटर की दूरी पर नेत्र की एक और क्षमता होती है, रिजॉल्विंग पावर होती है, वो काम में आ जाती है, लेकिन उसका हमारा चर्चा का विषय नहीं है, तो हम आगे अगले चैप्टर में आएगा वो, तो उसमें वहां चर्चा करेंगे। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इस दोष में क्या होता है कि जरा भी नहीं दिखाई देता, तो इसमें हम एक बाईफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस होते हैं, ठीक है ना, समझ गए आप मेरी बात को। इस ऐसे लेंस का प्रयोग करते हैं, मतलब इसमें द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं, इसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। अब इससे आगे की जो चर्चाएं हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।